हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के क्लास में हम लोग पूरे थर्ड क्लास है ना, तो पूरे 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे मैथ के वो पूरे मिक्स्ड रह रहे हैं। और फिर से मैं बोलूँ कि आप बस इस मास्टर क्लास को फॉलो करो, और मास्टर क्लास के फॉलो करने के बाद जितने भी 200 से 250 क्वेश्चन मैं करा दूँ आपको एग्जाम के बाद ना आना। और जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में याद हो रहे हैं कि ये एग्जाम में आया था, वो एग्जाम में आया था, और इसके सारे पीडीएफ्स मैं जो यूट्यूब पे जो करा रहा हूँ उसके टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ ना, तो टेलीग्राम पे आप खोल के देखना कि इस कंसेप्ट के क्वेश्चन है इसके अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर है। आपके 7 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में आएंगे ना, तो गारंटेड 6 सवाल इस पूरे कंसेप्ट का यूज करके आएगा जो मैं इस सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूँ। लिख के ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, लिख के ले जाओ। एक वो कंसेप्ट आपको 7 में से 6 क्वेश्चन दिख जाएंगे यहाँ से। नाम अलग होगा, डेटा थोड़ा अलग होगा, बट कंसेप्ट, रूल्स, थ्योरी पूरा सेम टू सेम वही अप्लाई होगा। मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ बट मतलब कह रहा ना कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो भी बस अपने बचने के लिए। बट अगर मैं बोल दूँ ना कि जेन्युइन लिखिए, वो 100% यहीं के कंसेप्ट का यूज होगा। अब ये लास्ट टाइम उनको ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगा जिन्होंने पहले से पढ़ा है, वो तो साथ में साथ ठोक के आएंगे। जिसने थोड़ा बहुत भी पहले बेसिक कर रखा है वो आराम से 5 तक बना लेगा। जिसकी कुछ नहीं आती वो भी 2-3 सवाल बना लेगा अगर उस पूरे सीरीज को फॉलो करे मैथ को और कुछ ना पढ़ाओ तो। बट लास्ट टाइम के लिए आप हमारी पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, जो कि पेड पीडीएफ है हमारी टॉप 500 सीरीज की रीजनिंग, जहां से 100% सेम कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैथमेटिक्स 100%। तो ये थोड़ा सा हेवी है उनके लिए जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, वो सारे बच्चे पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले पढ़ लो और मेरे पे ट्रस्ट करके पढ़ लो। अगर देखो फालतू कुछ चीज़ें देना होता ना, तो मैं ये सब सीरीज इतनी मेहनत करके नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक चीज़ से, हर एक मतलब कंटेंट से आपको हेल्प ही मिले और कुछ नहीं। ठीक है। और ये चीज़ें पेमेंट है इनकी फिक्स है, क्योंकि हर चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा पाना, समझ रहे हो, एक इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर ऐसा करे तो। इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने पेड भी रखा है, तो आप इनको पेड पीडीएफ्स को बाई करके, और देखो इनको शेयर मत किया करो इधर उधर, अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप शेयर करोगे तो अगली बार से हम लोग ऐसा कुछ करना ही बंद कर देंगे। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ। आगे चलो। 2 पाइप क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक पाइप ए इस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो एक टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखो मैंने 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे पार्ट 2 के अंदर दे रखा था, मास्टर क्लास 2 के अंदर। ठीक है। तो उसके होमवर्क से यही है, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले हैं जिनको मैं करवा दे रहा हूँ। देखो अगर 2 पाइप रहे, ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूँ क्या कंसेप्ट को। अगर मान लो P1 है और P2 है, 2 पाइप्स हैं और दोनों ये भरने वाले हैं, तो ये दोनों को पॉजिटिव मानो। ठीक है। और दोनों पाइप जब एक साथ मान लो, अगर ये थर्ड पाइप को मान लो ना, तीसरा पाइप हमारे पास है ही नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, फिलहाल मैं कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझो। सिर्फ 2 पाइप के बारे में जिक्र हो और दोनों पाइप भरने वाला पाइप हो। पॉजिटिव साइन का मतलब दोनों भरने वाला पाइप हो। और मान लो ये एक्स टाइम के अंदर भरता है या फिर ए टाइम के अंदर भरता है और ये बी टाइम के अंदर भरता है, तो दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे भाई? तो लिख लेना एक्स इंटू ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी। ठीक है। जो ये दोनों मिलके भरेंगे इस फॉर्मूले से निकलेगा। अगर मान लो 2 पाइप P1 है और P2 है, एक फिल करने वाला है टैप और एक क्या है, खाली करने वाला है, तो दोनों को अगर एक साथ चालू कर दे तो टंकी कितने बजे तक खाली होगा या फिर कितने बजे तक भरेगा, कुछ ऐसा सवाल दे तो उसके लिए करोगे ए इंटू बी बटा में ए माइनस बी, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना। लेकिन एक से जब ज्यादा होंगे देन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे ना, इनको इस तरीके से यूज करेंगे। आप मान लो ना 1/P1 पॉजिटिव है तो प्लस करो, दूसरा भी 1/P2 भरने वाला है तो प्लस करो, और थर्ड क्या है, खाली करने वाला है, तो उसकी वैल्यू क्या करोगे? माइनस में करोगे। ओके। अब जो वैल्यू आएगा तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? चलो इसी पे बनाओ, उतना क्या करना है। अदरवाइज एक और रूल था जिसमें कि आपको उल्टा सीधा करने की नौबत नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं जिसको अगर या तो ये कह लो या तो ये कह सकते हो, 1 बटा में 1/P1 1/P2 माइनस 1/P3, ये भी कह सकते हो। या फिर तीनों भरने वाले रहते तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देते। चलो मैं इनको यही लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा चलो, उतना शॉर्टकट क्या करना है, मतलब मैं खुद आपको सोच रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से बताऊँ कि आप समझ जाओगे, बट आप पे समझ जाओगे दोनों तरीके से। मैं पढ़ाता हूँ बड़ा आराम से, समझ जाओगे। अगर इसको भी हम ऐसे करेंगे ना, ख्याल अगर ऐसे करोगे तो याद रखिए लास्ट की वैल्यू को उल्टा कर देंगे खाली। और ऊपर में हम अगर पूरा का होल बटा 1 कर देंगे तो उल्टा करने की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज हमारा आंसर ही वैसे फॉर्म में आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो 1/P1 की वैल्यू क्या है, 1/3 कर दो। अगर ये कहोगे ना कि फिर क्या हमारा 1/4 कर दो, माइनस 1/2 कर दो, इनका एलसीएम ले लोगे क्या मिल जाएगा अपने को? 12 मिल जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर।
मतलब 2 × 6 = 12 होता है ना, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 - 6/12, मतलब 1/12 आया। तो इसको अब उल्टा करोगे, दैट विल बी 12 आवर्स। तो 12 घंटे में भरते। अगर मैंने यही लिखा होता ना इसको 1/P1, ठीक है, होल बटा 1/P2, 1/P3 माइनस था ना ये। अगर मैं इसको करता इस तरीके से तो मेरा आंसर आता 1/1/12, ये ऑटोमेटिकली 12 बन जाता। ठीक है, तो जो सेकंड तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बेस पे बना लोगे आप लोग, कोई इशू नहीं है। ये मैंने सब में प्लस प्लस करता कब, अगर तीनों के तीनों पाइप भरने वाले होते ना, तीनों के तीनों पाइप खाली करने वाला अगर कोई नहीं होता यहाँ पे, तो मैं इसको भी पॉजिटिव वैल्यू देता। ठीक है, बट एक खाली कर रहा है तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। अगर सेकंड पाइप खाली करने वाला होता तो मैं इसको माइनस वैल्यू लेता। ओके ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि कोई नाव धारा के विपरीत क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है और उतनी ही दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वापस आ जाता है, तो कुल यात्रा की एवरेज गति क्या है। तो एवरेज गति जब भी बोट एंड स्ट्रीम का पूछे, ठीक है, या फिर आपसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पूछ ले, तो मतलब सेम डिस्टेंस को जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, अगर ऐसा कोई आ जाए ना, तो और डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है, ये चीज़ बताओ मेरे को। तो हो जाता है क्या भाई, 2 × स्पीड 1 × 2 × स्पीड 2, सॉरी 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 प्लस में स्पीड 1 स्पीड 2। यहाँ पे 2 ऐड कर दो, बिकॉज सेम डिस्टेंस गया, मान लो 1 यूनिट गया और 1 यूनिट आ गया, तो वो डिस्टेंस मिलके 2 हो जाता है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसको क्या कर लोगे, 2 × 24 × 40 बटा में क्या हो जाएगा आपका ये 24 प्लस में 40 हो जाएगा 2 × 24 × 40, और ये हो जाएगा हमारा 64। अब ये किसी टेबल से 6 से कट जाएंगे ना, ये 6 × 24, 16 नहीं 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से 24 और 8 से ये कट जाएगा 8 बार में, और ये 8 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 30। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 30 km/h। ओके, अब देखो एग्जाम में अगर थोड़ा सा ये घुमा देता है क्वेश्चन, वो क्या कह देते हैं ना कि एक ब्रैकेट में लिख देते हैं मीटर पर सेकंड में निकालो, इसको कैसे कहते हैं ना मीटर पर सेकंड में निकालो। तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में कैसे निकालते, 30 × 5/18 कर लेते हैं, और जो वैल्यू आता उसको मीटर पर सेकंड में कर लेते। तो एग्जाम में देखना किस यूनिट में पूछा गया है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना। आगे देखो, कह रहे कि एक मंदिर में ना 5 घंटियां हैं जो क्रमशः 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के गैप पर बजती हैं, और फिर कह रहे ना वे मध्य रात्रि को एक साथ बजती हैं, तो अगली बार किस समय पे वो एक साथ बजेंगे। देखो जब भी सवाल ये देना कि मान लो एक सर्कल में 10 लोग या फिर 5 लोग रनिंग कर रहे हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं और वो वापस से बताओ इतने बजे स्टार्ट करते, तो अगली बार वो एक साथ कब मिलेंगे। या तो इस तरीके से क्वेश्चन हो, या फिर कहीं घंटी का हो, या फिर कोई अलार्म का हो कि बहुत सारे अलार्म इतने मतलब सब मतलब इतने इतने गैप पे बजते हैं, और फिर मान लो कि किसी एक टाइम पर अगर एक साथ बजे तो वो कब एक साथ मिलेंगे। कुछ भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाए आपसे, तो सबसे पहले आप सबका एलसीएम निकाल लेना, 12, 15, 16, 20 और 25 का। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा अपने को। चलो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 1200। ठीक है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1200 ही होता है इनका एलसीएम, क्योंकि कल मैंने रात में इसको सॉल्व किया था तो मेरे को याद है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सेट करता हूँ तो मैं खुद भी सॉल्व करता हूँ। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 1200। तो ये 1200 क्या है, मिनट है ना, मिनट है सारे, ये सारे वैल्यू जब मिनट में दे रखे गए हैं, तो ये भी तो 1200 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो मेरे से पूछ रहा है कि अगली बार वो कितने बजे बजेंगे। तो भाई पहली बार वो कब बजे थे, मध्य रात्रि। मध्य रात्रि का मतलब क्या होता है, 12 AM। ठीक है, रात के 12 बजे बजे थे, तो अगली बार वो 1200 मिनट के बाद बजेंगे। तो 1200 मिनट का मतलब क्या होता है, घंटे में कन्वर्ट करो, डेट विल बी 60। ठीक है, बटा में 60 कर दो, तो मतलब ये कितने बार में घटेंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा ऐसे। तो फिर ये मतलब 20 घंटे बाद बजेंगे, ये 20 घंटे बाद बजेंगे। ठीक है, तो 12 बजे रात में बजे हैं, तो अगली बार 20 घंटे बाद का मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताओ। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि 20 घंटे कैसे करें, 1, 2, 3 ऐसे काउंट करें, तो ऐसे नहीं करना है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, 20 घंटे का मतलब क्या हुआ, पहले तो 12 घंटा प्लस में 8 घंटा, हमारे क्लॉक जनरली 12 घंटे का ही क्लॉक होती है, तो 12 घंटा में अगर हम 8 घंटा जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 घंटा, तो मतलब 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक तो हमारा दोपहर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 8 कब बजेगा, रात को, तो 8 PM, तो रात का 8 बजे वो। ठीक है,
और एग्जाम में ना देखो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है ना कि शाम 8 बजे, तो एग्जाम में दे देगा शाम 8 बजे, सुबह 8 बजे, या फिर 8 PM और 8 AM। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 घंटा दे रखा है, तो आपको क्या करना है, रात के 12 बज रहे हैं तो उसके बाद 20 घंटा कब होगा, तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटा हो गया, और दोपहर के 12 बजे के बाद 8 घंटा, मतलब रात का 8 हो गया, फिर शाम का 8 बज गया, दैट इज 8 PM। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझने की है ना, तो फिर वही सब ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको ये सब चीज़ों को लाइटली ले लोगे तो फिर एग्जाम में फंस जाओगे। वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त योग जो है ना 5, 6, 4 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो छोटी सी छोटी नंबर पूछे जो कि किसी संख्या से कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सबका एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है। किन किन का भाई, 4, 6, 5, 6, 4 एंड 3 का क्या हो जाएगा, 6 6 24, 12 5 60। ठीक है, क्योंकि 24 से तो 6 भी कटेगा, 6 से भी 24, 4 से भी, और 3 से 24 कट जाएंगे, बट 12 से नहीं कटेगा, तो 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखो मुजुबानी निकाला एलसीएम अपने हिसाब से, बट आप एलसीएम अपने हिसाब से निकालना, सामने वाला कुछ भी लिख दे उस पर मतलब विश्वास नहीं करने का, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। तो मैंने निकाल दिया इनका एलसीएम कितना, 60। तो कह रहा है बताओ ये जो वैल्यू है 60, अब मतलब ये 5 6 4 3 से ना ये वाली वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें अगर इतना क्या क्या जोड़ा जाए कि डिवाइड हो जाए, तो ये अभी डिवाइड नहीं होती है, तो इसमें मतलब कुछ वैल्यू को ऐड करना होगा। तो पहले ये देख लो ना कि हम 5 से 6 से 4 से 3 से एक एक करके अगर हम डिवाइड दें तो फिर लोचा होता है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबका एक एलसीएम निकाल दिया, और जो एलसीएम आया उससे मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा। तो मैं अगर ऐसा कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 6 24, 240। मतलब मैं देखो अगर साइड 60 से अगर डिवाइड करूं फिर एक बार में, तो ये क्या मिलेगा, 60 से मैं अगर डिवाइड करूं, मैं हिंदी और इंग्लिश में बड़ा ना रुक जाता हूँ, मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना होता है। तो 60 को 60 बोलने वाला होता हूँ, तो फिर और 60 को 60, तो बीच की चीज़ में निकाल लेता हूँ, नया चीज़ आविष्कार कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से जब मैं 60 से 60 से जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 37 मिल रहा है। लेकिन मेरे को चाहिए था ना कि ये वाली वैल्यू कंप्लीटली मेरे को डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ये क्या मिल रहा है भाई, 37 मिल जा रहा है, तो मेरे को ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो मेरे को इसके अंदर क्या ऐड करनी चाहिए ये चीज़ बताओ। तो 60 में आपको क्या करना है, 37 को क्या कर लेना है, घटा देना है। 60 में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और 37 जो रिमाइंडर मिल रहा है उसमें घटा दो, जो आपका आंसर मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 23। तो ये तो खैर एलसीएम एचसीएफ का अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि 37 को अगर मेरे को 60 से डिवाइड करना है और तो ये लगभग एक बार में कटाना है, तो इसको 60 मेरे को बनाना होगा, और 60 बनाने के लिए 37 को इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 23 जोड़ के देख लो, ये 60 बन जाता है, तो मेरा एक बार में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और जब इन सारे वैल्यूज के साथ अगर ये डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो ये 5 6 से 5 6 4 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत लो, स्किप करो, क्योंकि लास्ट टाइम में ओवरलोड नहीं लेना, आपको जितना समझ में आता है उतना ही सीखने की कोशिश करो। सब चीज़ सीखने की कोशिश मत करना लास्ट टाइम में, अगर मैथ शुरू से नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, जो चीज़ समझ में आ रही है उनको समझो, थोड़ी सी अगर फंस रही है तो उसको समझो, बहुत ज़्यादा फंस रहा है उसको स्किप कर दो। मेरे को मैं बोल रहा हूँ ना कि लास्ट टाइम में साथ आप नहीं कर पाओगे, लास्ट के 10 दिन 15 दिन के अंदर पढ़ के मैथ पॉसिबल नहीं है। मैं आपकी कुछ भी नहीं बन रहा है मैथ, मैं कम से कम कोशिश करा रहा हूँ कि 3 तक बना लो, आप 3 मैथ भी बना लो। अगर किसी के थोड़े बहुत मैथ खराब थे, अच्छा था पहले से, तो उसको मैं कोशिश करा रहा हूँ कि साथ में साथ उसके सही हो जाए। ठीक है, तो सबको इससे फायदा होगा। अब कह रहा अगर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, और थीटा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, न्यून कोण है, मतलब क्या, वो अधिक कोण नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है ये देखो, कह रहा ना कि देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये न्यून कोण है, अधिक कोण नहीं होनी चाहिए। तो 0 से लेके 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए वो वैल्यू, 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू 0 कब होगी, किस वैल्यू पे, साइन और कॉस की वैल्यू किस वैल्यू पे बराबर होती है। तो भाई जब थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री लेते हैं ना, तो खुद से एज्यूम कर लो, सिंपल से। तो क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/√2 और कॉस थीटा बराबर भी हो जाता है 1/√2। तो साइन थीटा कॉस थीटा जब बराबर होंगे, बराबर वैल्यू को जब माइनस कराएंगे तो 0 मिलेगा ना, तो 45 पे ही दोनों बराबर होते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई।
तो ये अगर 1/√2 कराते तो ये 0 मिल जाता, मतलब थीटा बराबर हमको क्या मिल गया 45 डिग्री। ये सभी चीज़ों को मैंने लिखा है क्या समझाने के लिए, तो आप रफ पे लिख लेना अपना, जहाँ पर नोट बना रहे हो, मैं दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो थीटा बराबर जब 45 डिग्री होगा तब क्या करोगे, साइन 45 माइनस साइन 45 बराबर क्या हो जाता है, बहुत ही गंदा लिख रहा हूँ ना, साफ साफ लिखता हूँ, साइन थीटा बटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। अगर मैं थीटा बराबर 45 मानता हूँ तो फिर वो क्या मिल जाएगा, साइन 45 माइनस कॉस 45 बराबर 0, मतलब 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0। तो मेरे को यहाँ से समझ में आया थीटा बराबर 45 है, तो अब मेरे को यहाँ पे लेना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, सेक 45 की और कॉसेक 45 की दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, दैट विल बी √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2। देखो इस क्वेश्चन को ना पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन देख के मुंह जुबानी करते अगर आपको थीटा की वैल्यू याद होती और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होता तो। ठीक है, ये आप खुद से इमेजिन कर लो, मैंने इनको लिखा किसके लिए, उनके लिए जिनको पता नहीं था ट्राइगोनोमेट्री की चीज़ों के बारे में। तो मैं अगर मेरे को पर्सनली बनाना होता तो मैं इनको पेन नहीं उठाता, मैं एज्यूम कर लेता ठीक है 45 डिग्री की इतनी है, तो सेक 45 की वैल्यू √2 और सेक कॉसेक 45 की वैल्यू √2, तो √2 जोड़ेंगे तो 2√2 मिलेगा, तो हो गया हमारा आंसर। विद इन 20 सेकेंड आपका इसका आंसर करना चाहिए था अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो बात अलग है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ चतुर्थ अनुपात बताओ। देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, BC/A होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, BC/A। तो BC क्या हो जाएगा हमारा, A है हमारा 14, B है 28 और C है कितना हमारा 21, और एक मीन मध्य समानुपाती पूछ लेना आपसे, मध्य का फॉर्मूला लिख लो, पूछता है मध्य समानुपाती। वैसे तो प्रथम द्वितीय सब पूछता, बट लास्ट टाइम में मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा। मीन अगर पूछ दे, मीन प्रोपोर्शनल पूछ दे, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, डेट विल बी √A/B। खाली वहां पे A और B का वैल्यू दिया रहेगा और उसका मध्य समानुपाती बोलेगा, उसमें 3 डिजिट नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 डिजिट रहेगा, तो आपको √A/B करके निकाल लेना आंसर। अगर ऐसा देगा तो ये भी आई, और यहाँ से देगा ही देगा, किसी न किसी शिफ्ट में लिख लो, नोट कर लो इसको, देगा ही देगा। तो आपसे यहाँ से पूछा B और C की वैल्यू, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तुम्हारा B का वैल्यू 28 है, C की वैल्यू 21 है और A की वैल्यू 14 है, तो 14 दूनी 28, 21 × 2 42। वैसे तो इन चारों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट टाइम के लिए मैं सब कुछ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो मोस्ट भी आई है वो निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 संख्या है 1/2, 2/3, 3/4 इस रेशियो में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो सबसे पहली बात तो बटा में अगर कोई रेशियो दे रखा है, ठीक है 3/4, तो इनको मेरे को सबसे पहले परफेक्ट रेशियो में बनाना होगा। तो परफेक्ट रेशियो में बनाने का एक मैं सिंपल रूल बताऊं आपको, आपकी देसी भाषा में, आप हेडफोन यूज कर लो अगर फैमिली के साथ हो तो। देखो आजकल हमारे ज़माने में क्या चल रहा है ना, इंसान आग सेकने में बहुत बिजी रहता है। अब मान लो ऊपर वाले सभी मेल हैं और नीचे वाले सारे फीमेल हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाले हस्बैंड नीचे वाली वाइफ, ऊपर वाला हस्बैंड उसके नीचे वाली वाइफ, ऊपर वाला हस्बैंड उसके नीचे वाली वाइफ। तो ये क्या करे ना, अपनी वाइफ को इग्नोर करता है, इन दोनों की वाइफ के साथ टाका भिड़ाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 जो है ना अपने साथ क्रॉस कनेक्शन नहीं करेगा, इन दोनों की वाइफ के साथ, डेट 3 और 4 के साथ अफेयर चला रहा होगा। तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहला अपने को मिल गया। अब 2 भी वही काम करेगा, अपने वाले से लेना नहीं देना है, तो 2 के साथ और 4 के साथ अफेयर चलाएगा, ठीक है। तो मेरे को सेकंड रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब थर्ड क्या करेगा भाई, समझ में आ गया ना आपकी भाषा में एक बार में, 4 के साथ कुछ नहीं करेगा, 2 और 3 के साथ अफेयर चलाने की कोशिश करेगा। बात लगे कि बाद में पिटाई उटाई हो जाए, बट स्टार्टिंग में सोचेगा करे चलो ठीक है अफेयर चलाते हैं। डेट विल बी 12 और 16 18, तो ये सारे 2 के टेबल से अभी कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 8 एंड 9। तो हमारा ABC या फिर 3 रेशियो जितने हैं, तो कह रहा है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो सबसे बड़ा वैल्यू 9 और सबसे छोटा वैल्यू क्या है 6 है। अगर मैं 9x में से 6x घटाऊंगा तो आई विल 27, तो x बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा 27/3 9। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 6x, तो 6 × 9 बराबर 54। 54 हमारा सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशियो 3:4:5 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो नया उत्पाद बदलकर 4 5 6 के रेशियो में जाता है। तीनों कक्षाओं में मिलकर जो है ना उनमें छात्रों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। भाई देखो
जब 3 कक्षाएं दे रखा है, 3 3 रेशियो दे रखा है और कह रहा है हर एक टर्म में कुछ का इंक्रीजमेंट हो जाता है, मैं सबका नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2 की वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, मेरे को उतना ही से समझ में आ जाएगा। मैं ले लूंगा अगर 2 की वैल्यू, तो मैं अगर 3x/4x के अंदर ना दोनों में क्या करता हूँ, 20 की अगर इंक्रीजमेंट करा दूँ तो थर्ड भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा ये क्या हो जाएगा भाई, 15x, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 16x बटा में 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 20 मिल के आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों कक्षाओं में स्टार्टिंग में कितने लड़के थे, तो 3x 4x एंड 5x के रेशियो में थे। ठीक है, थे 3x 4x प्लस 5x थे स्टार्टिंग में, दैट विल बी 12x। तो 12 इंटू 2 20 कितना हो गया, 240। तो टोटल स्टार्टिंग में जो बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग में 240 थे। नया पूछता तो आप इनको 15x कर लेते, मतलब लगभग 300 बच्चे, 300 हो जाते लगभग, क्या एग्जैक्टली 300 बच्चे हो जाते। इजी था ना ये कंसेप्ट। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु ₹1 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और उसको x/8 के प्रति भाव से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ये चीज़ आप बता दो। बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो बनाने के देखो एक से कई ज़्यादा रूल है, बहुत सारे रूल बना लोगे आप, बट मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करना, आपको ना सिंपल सा रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करना। बशर्ते कि यहाँ पे देखना ₹1 प्रति दर्जन, ₹1 पर डोजन, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹1 में उसने 12 खरीदी और सेलिंग प्राइस क्या थी, उसने x/8 के हिसाब से उसने बेचा। पर वस्तु कह रहा, मतलब x/8 में ₹1 उसने सेल किया, सॉरी एक मतलब एक गुड की कॉस्ट प्राइस थी उसकी x/12, सेल किया उसने x/8। ठीक है, तो मैं ना इसमें रेशियो यूज कर लूंगा, सीपी और सेलिंग प्राइस की मेरी रेशियो क्या हो जाएगी, x/12 और x/8, डेट विल बी 12 कट के मेरे को मिल जाएगा 8/12, मतलब 4 दूनी 8 और ये 4×3 12। मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मेरे को 2:3 में थी, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है ना। तो प्रॉफिट मेरा कितने का हो गया, ₹1 ज्यादा मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे, ₹1 मेरी कॉस्ट प्राइस 2 के हिसाब से थी, इंटू 100, मतलब 50% का मेरे को प्रॉफिट हुआ। अगर मैं चाहता ना तो मैं इसको डायरेक्टली क्या मान लेता, बहुत ही लेंदी प्रोसेस कर सकता था। ठीक है, बट x/12 x/8 करके भी उस प्रोसेस से जैसा निकाल सकता था, मेरे को मैं वैसा बोल लेता, मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई तो यहाँ पे x/12 और मेरी सेलिंग प्राइस हो गई इतनी, तो मेरी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, x/8 माइनस x/12 इंटू 100। तो ये थोड़ा सा खतरनाक लेवल चला जाता और बहुत ही लेंदी चला जाता। तो रेशियो की मदद से चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ओके ना, चलो आगे देखो अगला सवाल क्या कहता है। 10 नंबर कह रहा है, कोई वस्तु ₹X में बेचे जाने से 15% की लॉस हो जाती है। वस्तु को अगर हम Y में बेचेंगे तो 15% का प्रॉफिट हो जाता है। तो Y-X और Y+X में क्या रेशियो है, देखो गाइस, ₹X में अगर सेल करते हो तो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होता है, अच्छा लॉस होता है। अगर Y में बेचते हो डैट, ये क्या होता है भाई, आपसे 15% का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैं जब ₹X में बेचता हूँ ना, तो मान लो मैंने खरीदा कितने में, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ हमारी कॉस्ट प्राइस है कितनी, ₹100। तो मैंने ₹X में बेचा तो मेरे को 15% का लॉस हुआ, तो मतलब 100 में लॉस हुआ 15% का, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, X की वैल्यू 85। अगर मैं Y में बेचूँ तो मेरे को 15% का प्रॉफिट हो रहा, तो मतलब 100 पे 15 का फायदा हो रहा, तो मतलब 115। तो X और Y की वैल्यू मेरे मिल गई। तो अब जोड़ लो ना, Y-X और बटा में Y+X निकाल लो, क्या दिक्कत है। 115 बटा में सॉरी क्या मैं बोलता हूँ, 115 माइनस 85 और 115 प्लस 85, आपका आंसर जो है यहाँ पे इजीली आ जाएगा, डेट विल बी 30 बटा में 200 हो जाएगा ना। ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 3:20। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपसे ये कह रहा है कि चलो बताओ, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी कार्य क्षमता पे आधारित सवाल देना तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है चीज़ ये, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया था, उनकी एफिशिएंसी के बेस पे दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि विद इन 30 सेकेंड आप आंसर कर लोगे इसको। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, आप समझने के लिए मैं लिखा रहा हूँ 9 दिन में,
और बी और ए की जो एफिशिएंसी क्या है, ये चीज़ निकालो। बी की कार्य क्षमता 1 से 50% अधिक है, तो मतलब ए अगर 100 दिन में, मतलब 100, ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 150 है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है भाई, 5 से कटोगे तो ये 2:3 में है। तो ए क्या 2 एफिशिएंसी के साथ 9 दिन में काम करता है, ध्यान से सुनना, ए 2 एफिशिएंसी के साथ 9 दिन में काम करता है। तो बी अकेला बताओ 3 एफिशिएंसी के साथ x डेज में काम करेगा, मतलब बी जो है ना 6 डेज के अंदर काम को खत्म कर लेगा। देखो कितना जल्दी बन गया, ये रेशियो की पावर है ये होता है अनुपात। अनुपात चैप्टर मैंने रेशियो क्यों कहा था, क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि उसकी मदद से हम ऑलमोस्ट अरिथमेटिक बना लेते हैं। कुछ उसके कंसेप्ट को हम देखो, 2 चैप्टर्स बहुत ही डोमिनेटेड होते हैं पूरे अरिथमेटिक में अंदर, रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, अगर ये दोनों चैप्टर पे कमांड है तो भैया आप मेंसुरेशन क्या, आप ना जब एडवांस मैथ पढ़ोगे ना तो वहां तक आप हिला के रख दोगे पूरा। ओके, बट एडवांस में उतना डोमिनेट नहीं करते, बट फिर भी कर जाते हैं कहीं कहीं। जस्ट लाइक मेरे को अगर मेंसुरेशन के अंदर कुछ यूज़ करना है तो मेंसुरेशन भी आप कुछ कुछ मदद से बना लोगे, रेशियो और परसेंटेज की मदद से। इवन अगर हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें अपना कोई रोल नहीं प्ले कर रहा होता है, रेशियो परसेंटेज, ठीक है। तो वही थोड़ा बहुत होगा, और जस्ट वहाँ पे जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी रेशियो के रूल को फॉलो करा दिए जाते हैं। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं, बी और सी ना 12 दिन में खत्म करेंगे, और सी और ए इसको 15 दिन में करेंगे। तो सी अकेला कितने दिन में करेंगे। देखो पहले मैंने कहा था ना कि देखो ए और बी मान लो 8 दिन में करेंगे, और बी और सी मान लो मिलके 12 दिन में, और ए और सी मतलब या फिर सी और ए मिलकर इसको 15 दिन में खत्म करेंगे। तो मैंने बोला था पहले कि ए बी सी अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई, तो 2/1/में D1, 1/में D2, 1/में D3, ऐसे करके मैंने कहा था निकाल लेना। लेकिन सुनो, अगर मैं कहूँ ना कि चलो ठीक है, वो तो यहाँ पे ए बी सी का तो पूछा नहीं गया आपसे, यहाँ पे सिर्फ सी का पूछा गया, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज अब मेरे को रूल तो यही यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ये मैंने पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया था आपको, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का पूछा, और मैंने कहा भी था कि इसके एडवांस वर्जन को मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। तो सी के बारे में अकेला पूछ रहा है, तो अब देखो अब मेरे को वो वैल्यू घटा देनी है जो जिसके अंदर सी नहीं है। तो सी किसके अंदर नहीं है, ए और बी के अंदर सी नहीं है, बी सी के अंदर देखो सी छुपा है, सी ए के अंदर सी छुपा है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, 2/1/12, हम मैं इसको लास्ट में लूंगा, पहले जिसके अंदर सी है उनको मैं ऐड कर लूँ, 1/15। अब जिसके अंदर सी नहीं है मतलब 1/8, इसको मैं माइनस कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे को सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 12, 15 और 8 का एलसीएम कितना होता है बता दो। 60, 60, ठीक है। तो 60 से 8 तो कटेगा नहीं, 120, 4 दूनी 8, 4 6 12, ठीक है 15, ठीक है 120 कट जाएगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये हमारा 10 बार में कटा, और ये हमारा कितना 15 8 20 से, और ये यहाँ से 15 बार में कटेगा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 120, और ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये माइनस कराना था ना, प्लस नहीं करना था। 18 में से 15 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 40, मतलब 80 डेज में सी अकेला उस काम को खत्म करेगा, ठीक है। हमको ये माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान देना, प्लस कर दोगे तो आंसर गलत आने लगेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट कितना प्यारा सा है, आप समझ में आ रहा है। पार्ट 1 से अगर फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत हेल्प करेगी। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। देखो भाई जान लगा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, समझ रहे हो, ये फोकट की चीज़ें नहीं है। अगर मैं इसको पेड बैचेस में स्टार्ट करता ना कि चलो ठीक है आ जाओ आ जाओ, 200 की जगह मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ पैसे मैं ले लेता आपसे, छटपटा के बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि बहुतों का मैथ खराब है मेरे को पता है, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बहुत लोग उठा भी रहे हैं, ठीक है। बट मैं उसकी अपॉर्चुनिटी की फायदा ना उठा के यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को फ्री दे रहा हूँ। तो आप जान लगाओ, मैं बदले में आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप अपने लिए जान लगाओ, ठीक है। मेहनत करो, मुझे कुछ मत दो, खाली मेहनत करो, क्योंकि आपको मुझे मुझे ना आपका रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। यदि चावल को 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाए तो 10% का लॉस हो जाता है, ध्यान से सुनना। तो देखो 54 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो मेरे को 10% का नुकसान हो रहा है। अगर मैं 20% की प्रॉफिट कमानी है तो मेरे को चावल को किस कीमत पे बेचनी होगी। तो भाई एक चीज़ बताओ, 10% की हानि हो रही है ना, तो 10% का हानि का मतलब क्या, 90%। जो जिस वैल्यू पे हमने खरीदा था उसका 90% में बेच रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू 54 रुपीज़ है, और मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, 20 ज़्यादा ऐड कर दूंगा तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये कर दो 54/90 इंटू 120, ठीक है। चलो जैसे कहते हैं ना कि 4 रुपये में 10 आम मिल रहे हैं, तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, वैसे कर लेते थे ना कि 4 रुपये में 10 आम, ठीक है। तो 4/10 इंटू जितने रुपये का पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका निकाल लो, 0 0 कट जाएगा, 3 3 जा और 3 4 जा, और ये 3 से कट जाएगा, कितने से, 18 से, तो 72 रुपये हो जाएंगे हमारे।
₹72 में बेचो, आपको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा भाई? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे त्रिभुज की परित्रिज्या का मान जो ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि परित्रिज्या क्या होती है सर? तो परित्रिज्या का मतलब होता है सरकम रेडियस। रेडियस तो बोलोगे सर हमने सुना ही नहीं है। देखो मान लो ट्रायंगल है ना, और इसके चारों तरफ अगर कोई एक सर्कल बना दिया जाए, देन इस सर्कल की जो रेडियस होगी डेट विल बी सरकम रेडियस, या फिर इसको हम परित्रिज्या करते हैं। अब इस सर्कल का रेडियस बताओ। तो मेरे बता दो, अगर इसकी भुजाएं अगर 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर किसकी दी गई ट्रायंगल की, तो उसकी रेडियस का, सरकम रेडियस का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है? नहीं पता है ना? तो देखो होता है ABC बटा में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मान लो रैंडम ट्रायंगल है, पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। ओके, तो इसमें हमने इसका एरिया क्या होता है ये चीज़ मान लो, क्या मान लेते हैं हम लोग? मैंने इसका हाइट निकाल लेना है मेरे को, या फिर एक चीज़ मान लेता हूँ, मैंने सबसे जो बड़ी भुजा है ना इसकी 40 को मैं हाइट मान लेता हूँ। या फिर इन तीनों का यूज़ करके अगर मैं इस तरीके से ना, अगर मैं एस की वैल्यू निकाल लूँ ABC/2, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एक शॉर्ट फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया भी था। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, इनकी एरिया बराबर क्या हो जाएगी? होता है ना 1/2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, तो जैसे मैंने क्यों मान लिया ऐसा, देखो 41 का, इस देखो हमारे पास तीन साइड्स हैं 9, 40 और 41। तो मैं कह सकता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इन दो वैल्यू को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो इस बड़े वाले वैल्यू के बराबर आना चाहिए स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा 40 का हो जाएगा 1600। ठीक है, तो आप इसमें देखो 1681 आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या 41 का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा? तो बोलोगे हाँ सर, 41 का स्क्वायर भी होता है 1681। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। ये राइट एंगल जब ट्रायंगल हो गया तो इसका एरिया का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा हमारा। मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को वैल्यू दी गई थी और उस वैल्यू की मदद से मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फटाक से कर लिया, तनिक भी देरी नहीं किया मैंने। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और हमारा ये सबसे बड़े वैल्यू को तो हम हाइपोटेनियस मानेंगे, इसके अंदर हमने कुछ भी बना दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू विकर्ण होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण होगा, कर्ण विकर्ण। और ये दो छोटी वैल्यू में एक हमारा बेस हो जाएगा और एक हमारा हाइट हो जाएगा, तो इट विल बी 9 इंटू 40 मतलब 20। तो इसका एरिया हो गया 120 मीटर स्क्वायर। मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 दूनी 18 हो जाएगा ना 180। ठीक है, चलो तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो मेरा ABC की वैल्यू क्या है भाई? तो 9 इंटू 40 इंटू 41, और 4 इंटू मैं लिखूंगा 180। ये 0 0 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हमारा यहाँ से कट गया, मतलब 41/2 का मतलब क्या हो गया 20.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से निकल के आएगा इतना फास्ट फास्ट जो मन में चलता है कि चलो ठीक है मैं इसको बताता हूँ, इसका स्क्वायर करके जोड़ूँ इसके स्क्वायर के बराबर, तो डेट इज़ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाएगा, बाकी कोई कंसेप्ट आपका नहीं है मतलब परफेक्ट बनने का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमरे में चलो, कह रहा है एक कमरे की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद हो जाएगा, अब भी आपको याद हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, माइंड में बैठा लेना। मान लो कोई भी रूम आपको दे रखा होगा, ठीक है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और हाइट दे रखी है, दैट विल बी, मान लो एक कमरा कैसा होता है, ऐसा होता है नहीं, एक्चुअली में कमरा ऐसा होता है। ठीक है, डेट विल बी क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में घनाभ कहते हैं, ऐसा होता है। 4 दीवारें होती हैं, एक दरवाज़ा होता है। ठीक है, तो 4 दीवारें हो गई हमारे पास, इधर की, इधर की, उधर की और इधर की। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या है ना, आप चाहिए देखो हाइट हमको दे रखा है कितना, लंबाई हमको दे रखा है कितना 10 मीटर, चौड़ाई हमको दे रखा है 8 मीटर, और हाइट हमको दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, और इसमें सबसे मैक्सिमम लेवल की एक बांस रखनी है मेरे को, बम्बू रखनी है, तो वो उसकी लेंथ क्या होगी? तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है जितनी हाइट है वही तो मैक्सिमम है, हाइट कर दो 10 मीटर। इसमें बनाना क्या, आंसर ये कर दो नहीं। किसी रूम में सबसे लंबी, पता है लंबा, अगर सबसे ज़्यादा लंबाई की लेंथ की अगर कुछ रखनी है ना तो आपको डायगनली रखना होगा, डायगनली रखना होगा, तिरछा तिरछी। देख लो घर में लाके, आप अपने रूम के कॉर्नर से, एक कॉर्नर से ना, मतलब तिरछा तिरछी इस तरीके से हाइट नाप लो, फीता वेता से, रस्सी से, वो बहुत ज़्यादा होगा आपकी लंबाई और चौड़ाई से रूम से। तो इसका मतलब वो क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, विकर्ण क्या होता है? तो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यूज़ कर लो आप, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट विल बी 164 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2। ठीक है, तो ये हमको मिल गया अब 200। इसकी वैल्यू जाओगी 10√2 मीटर।
तो हमारा 10 मीटर तो बिल्कुल आंसर नहीं हुआ, 10√2 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ गया ना कि ऐसा सवाल कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं एग्जाम में। आगे देखो, कह रहा प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 5, 7। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि 9 कर दो। भैया 9 एक भाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। आपसे ना ऑड नंबर नहीं पूछा है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो 2 और मतलब खुद के अलावा 2 से और खुद से सिर्फ डिवाइड हो। 1 को तो एक्सेप्शन मान लो, 2 से और खुद से डिवाइड के अलावा मतलब किसी और से ना हो वो। तो देखो 3 क्या है ना, सिर्फ मैंने क्या बोल दिया, देखो 2 तो नहीं कह सकते थे कि खुद देखो किसी भी मान लो अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा, डेट इज प्राइम नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5, तो क्या किसी नंबर से 5 को डिवाइड कर पाओगे, 5 से होगा और 1 से होगा, ठीक है। तो और किसी से नहीं होगा। 7 को 1 के अलावा और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 2 भी देखो 1 से और 2 से डिवाइड होगा, तो 2 को लाना ही नहीं था इसके अंदर। मतलब खुद से और 1 से, इन दोनों के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। डेफिनेशन माइंड से उतर जाता है, बट मैं समझा सकता हूँ आपको बढ़िया से, क्योंकि हम लोग 9th 10th वाले मास्टर नहीं है कि दिन भर डेफिनेशन रट रहे हैं। तो अगला हो जाएगा 11, अगला 13 और अगला हो जाएगा 17। बिकॉज में देखो इसकी 15 भी नहीं होगी, बिकॉज 15 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इनकी माध्यिका क्या है भाई। तो माध्यिका ऑब्वियस चीज़ें जो बीच वाला होता है, इधर से भी 3 लोग हैं, इधर से भी 3 लोग जो हैं, और बीच में जो 7 है डेट इज माध्यिका। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, डेट इज ये। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 + 1 कर दो, मतलब ये 8/2, मतलब 4th नंबर पे जो होगा वही आंसर होगा। 4th नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, तो 4th नंबर पे 7 आंसर है। तो ये एयरफोर्स में पूछे थे जनरली, एक्स ग्रुप में ही पूछेगा, वाई में तो कम चांस है ऐसा सवाल पूछे। बट ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जानो, क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड डे बाई डे बढ़ रहा है। ओके, 17 नंबर कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से पूरी तरह से विभाजित। इसमें से 11 से कौन सा नंबर डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड होने का कंसेप्ट पता है क्या होता है। मान लो अगर कोई नंबर है ना ABCDEF, मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, ABCDEF करके, तो इसमें ऑल्टरनेट वाले को जोड़ते हैं, A को C से, C को E से, और फिर B को D से और D को F से। मतलब A C और E को मैंने जोड़ा, एक तरफ मैंने B E और F को मैंने जोड़ा, और इन दोनों की वैल्यू को माइनस कराएंगे तो या तो वो 0 मिलना चाहिए, या तो एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए जो 11 से क्या हो, भाग लग जाए, डेट विल बी डिविजिबल बाई 11, ठीक है, डिविजिबल बाई 11। या तो वो इन दोनों को अगर हम ऑल्टरनेट वालों को ऐड कर दो, दो ऑल्टरनेट वाले ग्रुप को ऐड कर दो और उनको माइनस कराओगे, तो आंसर या तो 0 होना चाहिए या फिर उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को स्टार्ट करता हूँ, 8 0 9 7 8 1, तो मैं लूंगा 8 9 8। सेकेंड हमारा ग्रुप बनेगा 0 7 एंड 1, तो मैं बोलूंगा 8 9 एड 8। अब इसको मैं माइनस करूंगा 0 + 7 + 1 के साथ, तो क्या मिलेगा, 8 8 16, 8 3 24 और 1 25 -8। तो इनको अगर आप माइनस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि बिल्कुल भी 11 से डिविजिबल हो। 0 तो नहीं मिलने वाला यहाँ पे, आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो 17 क्या भाई 11 से डिविजिबल है, नहीं है ना, 11 से डिविजिबल नहीं है, और नहीं इसकी वैल्यू 0 भाई, तो हमको इस वैल्यू को नहीं ले सकते। इसी तरीके से वीडियो को रोक के आप बी को भी चेक करो, सी को भी चेक करो, डी को भी चेक करो, ठीक है, वीडियो को रोक लो। अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं बी और सी को मैं चेक कर लिया, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं डी पे आ जाता हूँ, 9 6 3 3 9 1 पे। तो मैं 9 के 3 के साथ पेयर, एक को छोड़ के फिर 9 के साथ पेयर। अब देखो उसके बाद कोई छोड़ने लायक है नहीं, तो मैं नीचे जाता हूँ, 6 3 एंड 1 का पेयर। ये क्या होगा, 9 3 एंड 9 का एक तरफ पेयर बन गया, -6 3 और 1 का एक तरफ पेयर बन गया। तो ये हो गया 21 और ये हो गया 10। आंसर हमको मिलेगा यहाँ पे 11, और 11 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो 11 तो डिविजिबल है ना, तो ये पूरे नंबर भी 11 से डिविजिबल हो गए। ओके, प्यारा सा चीज़ था ये। 18 नंबर कहना कि 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट का परसेंट। पिछली बार ऐसे सवाल बहुत आ रहे थे, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कहना चाह रहा है भाई इसके अंदर। देखो मैं आपको ना एक प्यारा सा चीज़ बताऊँ, इसको कैसे बनाते हैं। ये कह रहा है 12 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है, 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो भाई सेलिंग प्राइस और प्रतिशत क्या भाड़ में, सबसे पहले मेरे को रेशियो लाना है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बटा मैं सेलिंग प्राइस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 8/12, डेट विल बी 4 2 8 4 3 12। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या मिल गई, 2:3 लो। तो मेरी को प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 1 का। तो मेरा P% कितना है भाई,
तो 1 बटा में कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो 2 × 100 मेरे को 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कहोगे मास्टर आप ये हर जगह रेशियो क्यों लगाते हो? देन मैं अगेन कहूँगा रेशियो इज अ पावरफुल चैप्टर। ठीक है, मेरे को रेशियो बहुत पसंद है। ठीक है, काश काश कि वो भी एक इंसान होती। आगे चलो, 19 नंबर है। मेरे को रेशियो इतना पसंद है, मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो की मदद से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर लेता हूँ, और आप भी कर लोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस से। 20% और x% की क्रमिक छूट के बाद ना एकल छूट अगर 24% है तो x का मान बताओ। भाई देखो, मान लो दो डिस्काउंट जब दे रहे होते हैं ना, D1 और D2 नाम का कोई डिस्काउंट दे रहे हो, तो और उसमें हमको एक सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाता है समथिंग समथिंग। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100 दैट विल बी सक्सेसिव डिस्काउंट। ये SD का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो मेरे को D1 मेरे को पता है 20 है, D2 मेरे को नहीं पता है x है, तो मैं मान लेता हूँ ना D1 मतलब 20 इंटू एक्स बटा में क्या कर सकता हूँ 100, इसकी वैल्यू मेरे को 24 के बराबर होनी चाहिए। अब मेरे क्या कारण है, ये 20 को मैं उधर भेज दूंगा तो मेरे को मिलेगा 100x माइनस 20x बटा 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे को इधर 4 मिल जाएगा। मगर इस 20 को इधर भेजूंगा तो ओके, तो ये यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 80x बराबर 400। तो x बराबर क्या मिल जाएगा 5। कितने इजी मैंने कर लिया इसको। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज एक मशीन 51 लाख रुपए घाटे में बेचता है। देखो 51 लाख रुपए में बेचता है तो उसको घाटा होता है, मतलब 51 लाख का घाटा नहीं हो रहा है, 51 लाख रुपए में और घाटे में, मतलब बेच रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस है कितनी 51 लाख रुपीज, लेकिन स्टिल उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पहले घाटे का 8 गुना होता। तो यहाँ पे उसको जो लॉस हुआ x रुपीज का ना, तो अगर वो सेलिंग प्राइस उसकी 60 लाख होती तो पहले वाले का जो लॉस हुआ था, मतलब x रुपीज का लॉस हुआ था, तो उसको उसका 8 गुना प्रॉफिट होता, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है 8x हो जाता। तो मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो भाई सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को घटा लेते हैं। तो दोनों सिनेरियो में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये है और इसमें ये है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, बिकॉज दोनों जगह कॉस्ट प्राइस तो सेम है। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 51 लाख, तो लाख गया भाड़े में, मेरे को 51 ले लेना है, और प्लस में x कर दूंगा इज इक्वल टू 60 माइनस 8x। तो मेरे को ये मिल जाएगा 9 बराबर 9x बराबर 9, तो x बराबर मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो मेरे से पूछ क्या रहा है भाई, तो मशीन का कॉस्ट प्राइस बता दे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर या तो आप सेलिंग प्राइस प्लस लॉस वाली वैल्यू में रख लो, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट में निकाल लो। तो मैं चलो ऊपर वाले में करता हूँ, तो डेट विल बी कितना 51 प्लस 1 करोगे तो 58 हमारी कॉस्ट प्राइस थी। नहीं है क्या ऑप्शन में? 52 है ना, 58 कैसे हो गया? वही तो मैं बोलूँ, तार छोड़ देता है कभी कभी, स्क्रू ढीला हो जाता है इंसान का। तो 52 लाख हो जाएगा ना। अब बोलोगे तो नीचे वाले में कर देते तो क्या आ जाता आपका? हाँ भाई आ जाता। मैं इसके लिए क्या करता, आपको 60 में से मैं 8 इंटू 1 को कर लेता, घटा लेता, तो 60 में से 8 घटाता तो स्टिल मेरे को 52 ही मिलता। तो दोनों जगह तो सेम वैल्यू मिलता, तो मैंने एक ही जगह कर लिया, क्यों मैं दो जगह बार बार करूँ, है ना। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब आ जाते हैं हम लोग थोक व्यापारी। खुदरा में बोलने वाला था और थोक में बोलने वाला था, तो दोनों को मैंने मिला के बाय मिस्टेक बोल दिया थुकरा। ठीक है, मैं मेरी एक आदत पता है क्या है, मैं जब जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में होता ना, मेरी नज़र गई, देखो यहाँ पे खुदरा पे, यहाँ पे खुदरा लिखा है, और यहाँ पे नज़र गई एक बार थोक पे, तो मैंने गलती से बोल दिया थुकरा। ठीक है, तो मैं एक नया वर्ड का इन्वेंट कर देता हूँ। चलो आगे वैसे देखते हैं। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% लाभ के साथ बेच देता है, और उस खुदरा व्यापारी को उस ग्राहक से 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, मतलब समझ में आया क्या कह रहे हैं? नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। यदि ग्राहक ने उसके लिए 1953.6 रुपये दिया तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? तो भाई जब पार्ट 1, जब मास्टर क्लास 1 जब करा तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में बोला था मैंने, थोक व्यापारी की लागत क्या थी, मान लो x है, उसने उसको बेचा 32% के प्रॉफिट पे, तो मतलब 132/100। और जो उसने क्या किया ना, जो थोक व्यापारी से जिसने खरीदा, खुदरा व्यापारी ने, और जब खुदरा मतलब रिटेलर जब अपने कस्टमर को बेच रहा है ना, तो उसको 20% का नुकसान हो जा रहा है, इट विल बी 80/100। और जो रिटेलर को जो वैल्यू मिल रही है उसकी, वो मिल रही है 1953.6, तो मेरे को 0.6 ना करके मैं बटा में 10 कर दे रहा हूँ। ओके,
तो मैं एक जीरो और एक जीरो इससे कट गया और एक जीरो मैंने इससे घटा लिया। ठीक है, तो मैं इसको कटाऊंगा 4 के टेबल से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और ये 4 के टेबल से 25 बार में कट जाएगा। ओके, अब मैं जब इसको 11 से कटाऊंगा 3 बार में कट जाएगा, और इसको मैं 11 से कटाऊंगा तो एक बार में कटा, और यहाँ पे 8 हुआ ना तो 7 बार में कट गया। ठीक है, और यहाँ से कितने बार में कटेगा, 7 बार में, और ये 6 बार में कट गया। ओके, अब मेरे को ये देखना है 7 7 14, 7 तिया 21, ये 3 से स्टिल कटेगा ये। तो 3 सत्ते 3 पाँचे 15, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये 8 के टेबल से कटेगा क्या, कटेगा 8 सत्ते 56। ठीक है, और 56 से हो गया हमारा ये 8 चौके 32, 74। एक्स बराबर हो गया हमारा 74, और ये हो गया हमारा 25। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा करके देख लो। एक बार ना मैं अब थक गया हूँ, इतना कराते कराते मैं नहीं थका हूँ, बोलते बोलते मुंह थक गया और कुछ नहीं। तो 4 इंटू 5 इंटू 4 20, 7 5 35, 2 37, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15। पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप लाइव क्लास में पढ़ाते हो ना तो आपको चुप रहने का एक मौका मिलता है। जब आप कंटिन्यू खाली रिकॉर्ड करते हो ना लगातार, और स्पेशली जब घंटों जब रिकॉर्ड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको चुप होने का मौका ही नहीं मिलता है, आप खाली बक 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 किए जाते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 0, और 7 7 14 और 1 15, 6 7 8 और 1 9 हो जाएगा हमारा, या फिर हमने कुछ बाई मिस्टेक यहाँ पे गलती कर रखा है हमारा। ये हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना। 5 के 20, 7 5 35, 2 37, 7 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, वही मैं कहूँ। तो ये हमारा हो जाता, तो हमको आंसर मिलता है यहाँ पे 1850। ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, इसीलिए इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन को मेरे को इस तरीके से करने पड़ते हैं। बट मैं रुकूंगा नहीं, इस सीरीज को पूरा खत्म करा के रहूंगा, और अगले पार्ट में कोशिश करूंगा कि 40 क्वेश्चन में करूँ। ठीक है, क्योंकि इंसान जितना थकता है ना तो चैलेंज को बड़ा करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चन में आके जब मेरे को लग रहा है कि नहीं अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो अगले पार्ट में 30 नहीं 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो यही मोटिवेशन आपके साथ भी होना चाहिए। आप जब आज 2 घंटे 3 घंटे में थक रहे हो, तो टारगेट उन अगले घंटे में 4 घंटा पढ़ूंगा। ओके, अब इसको देखो, ये कह रहे ना कि 1245 का मैं अगर 15.5% में से अगर 1458 का 12.5% घटा दूं तो मेरा आंसर क्या होगा। तो देखो क्या होगा, 15.5 को ना एक बटा में 10 कर लो, पॉइंट हटा दिया, और परसेंट की वजह से मैंने 100 कर दिया, वो अलग। एक 10 किया मैंने, पॉइंट को हटाया उसके लिए, और एक 100 किया इस परसेंटेज को लाने के लिए। ठीक है, माइनस क्या करूँगा, 1458 में 1225 मतलब 125 बटा में 10 और एक 100, तो ये कटेगा क्या 5 के टेबल से, 25 25 हो जाएगा, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, और ये 5 3 और ये 5 से 1 बार में, और ये 5 से 20 बार में कटेगा। अगेन ये 5 से 4 बार में कटेगा, और ये 5 से कटाओगे तो 5 दूनी 5, 5 6 के 20, 5 9 45। ओके, अब ये किसी टेबल से कटेंगे क्या, मेरे को तो लगते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 हमारा कितना हो गया यहाँ पे, ठीक, हमने कटाया ना 5 9 45। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से लेंगे। आपको इनको ट्रिकी वेरिकी कुछ नहीं है, डायरेक्टली इनको कैलकुलेशन ही करना होगा। ठीक है, इनको कैलकुलेशन करो, ये हमारे लिए बेटर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये 298 को ना मैं इधर लिखता हूँ, 249 को ना मैं यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेट विल बी 40 माइनस 1458 इंटू 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 249 को अगर 39 से करेंगे अगर हम, तो ये हो गया 9 3 27, 4 3 12 13 14, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये हमारा हो गया 7, और ये हमारा हो जाएगा 8 9 10 11, 5 6 और 1 7, 7 7 1 9 हमारा हो गया 40 माइनस, अब इनको मैं कर लूँगा, हमारा कितना है 14 है ना, तो 5 6 के 20 हो जाएगा ना, ये 8 5 40, 5 6 25, 4 24, 5 6 के 20, 2 22, 5 2 7, मतलब ये हो गया हमारा इतना। ये हमारा तो 9 होना चाहिए था ना, यहाँ पे मैंने 2 कैसे कर दिया, ये हो गया 4। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँगा तुमको कितना मिल जाएगा, 40 ही मिल जाएगा ये, और ये हो गया हमारा 7 7 1 9 माइनस। अब मैं इसको एक चीज़, मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती आ रही है, गलती पता है क्या आ रही है, देखो मेरा नज़र कहीं और था, हमने यहाँ पे 4 लिखा है, देखो 40 होना चाहिए था, ये 40 होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना गलती हमसे क्या हो रही थी, तो यहीं पे हो रही थी। अब उतना मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
मैं सोच रहा था क्यों आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। देखा होगा आपने मेरी स्पीड यहाँ पे स्लो हो गई बिकॉज मेरे को नज़र जा रही थी कि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है। तो इसको हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 9, 2 एंड इधर हो जाएगा हमारा 4। इतना हो गया। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो एक बार में कटेगा 40 से, फिर पॉइंट कर दो तो जीरो बैठा दो और ये कटेगा क्या पूरा। मैं इधर रफ कर लेता हूँ, मैं कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और प्यार प्यार से बना रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, ठीक है। और ये कटेगा 5 7 से 28, 7 बार में तो 10.7 है। भाई ऑप्शन देख रहे हो, बड़ा खतरनाक लेवल का हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280, जीरो ये 1 हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे एक जीरो दूंगा तो 40 दूनी 80, तो 7.25 आ जाएगा। मतलब 7.2 आ गया तो समझ जाना 7.2 ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है। और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पहले नहीं बनाना चाहिए। मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि टाइम लेंगे। अगर मैं भी बैठ जाऊँ एग्जाम में ना तो मैं ऐसे क्वेश्चन को पहले नहीं छूँगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ये अगर मैं आपको देखो पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद भी सॉल्व करूँ ना तो इसमें मेरे को मिनिमम 1 से 1.5 मिनट जाएंगे। तो मैं इसको मिनिमम, क्योंकि ये देखने में छोटा लग रहा है बट है बड़ा कैलकुलेटिव, क्योंकि मेरे को बड़े बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो एग्जाम में मैं इसको अगर मैं पहले टच करूँ तो मेरे लिए हो सकता है कि ये 1.5 मिनट का अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी तो 1.5 मिनट की जगह ये 3 मिनट भी लगा दे मेरा। तो मैं पहले क्यों करूं। हो सकता है कि उस 3 मिनट में मैं कुछ और क्वेश्चंस को कर सकता हूं जो कि मैं 3 क्वेश्चन में कर दूं। तो उन 3 मिनट में अगर मैं 3 क्वेश्चन कर सकता हूं तो 3 मिनट में इस एक क्वेश्चन को मैं क्यों करूं, है ना। तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चन को कब करोगे, जब पूरा टाइम बचेगा तब, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ 980 का अगर आपको 12% करना है, देखो मैंने 98 लिख दिया। 980 का अगर मेरे को 12% करना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है भाई, तो कह रहा है 450 का वाट परसेंट। तो मैं क्या करूंगा, 450 का ना एक्स मान लेता हूँ, एक्स परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 227 का 30% हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैंने इसको इधर भेज दो या फिर उधर भेज दो, कोई मैटर नहीं करता। यहीं पे चलो कटाते हैं, इधर उधर क्या भेजेंगे हम लोग, इनका एक जीरो कट गया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ओके। अब मैं इसको घटा लूँ 2 के टेबल से 5 बार में, 2 के टेबल से 6 बार में, 5 के टेबल से घटाओगे, 5 टू जा और 5 9 45, और ये कटेगा क्या, ये तो कटेगा ही नहीं भाई, इनको रहन दो। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 8 6 48, 9 6 54, 4 58, 588 बटा मेरे को 5 मिल गया, 9x बटा में 2 मिल गया, ये 7 या 21 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारा कटने से रहा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 2 6, ठीक है, ये हमारा 10 हो गया। मतलब ये मेरे कहना 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 हासिल था हमारा 8 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब मैं इनको इधर भेज देता हूँ, तुमको क्या मिलेगा, 588 बटा में 5 माइनस 681 बटा 10 इज इक्वल टू 9x/2 कर लेता हूँ मैं। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। इनको मैं जब 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, 5 दूनी 10 और एक 11, और ये हो जाएगा 681 बराबर 9x बटा में 2, और ये 2 मेरा 5 से कटा देगा इसको। तो मैं यहाँ पे कटाऊंगा अगर उसको तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 5 9 8 17 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 4 बटा में 5 बराबर 9x। तो ये क्या 9 हमको ये कटा पाएगा, ये चीज़ पहले बताओ। चलो ना, उतना क्या करना है, 45x बराबर 995 लिखो और x बराबर 11 कर दो, हो गया हमारा काम। मैं उतना प्यार पर से क्यों कटाऊँ, थोड़ा सा एग्रेसिव जब होगे ना तो ये कैलकुलेशन खुद फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप खुद, जैसे मैं जब आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत चीज़ें लेंदी जा रही है, बट जब मैं एग्रेसिव होकर पढ़ाऊँ ना तो वो बहुत ही चीज़ें आसानी से बन जाएगी, बट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताना जरूरी चाहिए ऐसे सवालों को, क्योंकि जहाँ पे शॉर्टकट लेना है वहाँ मैं शॉर्टकट लूंगा ही। जैसे ऐसे सवाल में मेरे को करना हो तो मैं कैसे करूँगा, कि जब आप खुद से करना है एक बार, ठीक है, मेरे बताने से पहले आप खुद से करोगे आप एक बार। शायद मैंने इसे सवाल को कराया था क्या, मैं चेक कर लूँ, मैंने इसी सवाल को स्टार्टिंग में कराया था या फिर क्या, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया या फिर क्या हो गया भाई। इसमें ही कह रहा है कि चलो बढ़ेंगे पहले हम आगे, जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ कि वही क्वेश्चन है या फिर ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 4 था और वहाँ पे 2 था, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब वही पैटर्न है बट ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यही है ना, नहीं, हाँ क्या वो क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर। कह रहा है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल को टंकी को कितने 30 घंटे में खाली कर देगा। वही कंसेप्ट यूज कर लो, 1/15, 1/20 और एक खाली कर रहा है 30, तो इन सब का एलसीएम तो 16 हो जाएगा ना,
4 3 2 मतलब 7/7 - 5, 7 - 2 बराबर 5/60 और ये 12, तो 1/12 का मतलब क्या हो गया, 12 घंटे। और उसका शायद 24 घंटे आ रहा था जहाँ तक मेरे को अभी देखा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, 12 घंटे आ रहा है इसका। आगे देखते हैं हम लोग 25th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी 45 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ए खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, तो खाली टैंक भरने में बी कितना लगेगा। भाई वही चीज़ है, ए और बी मिलकर इसको अगर 45 मिनट में भर देंगे, ए इसको 1 घंटे में भर सकता है। मैंने क्या लिख दिया, ए अगर इसको 1 घंटे में, ध्यान से देखना क्या चीज़ें हैं, 1 घंटे में भर सकता है, डेट विल बी 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। तो ये चीज़ एज्यूम करोगे खुद से, बिकॉज ये वैल्यू क्या है मिनट में है, तो बी को कितना टाइम लगेगा बताओ। तो क्या करोगे, जब a इंटू बी दिया है आपको, तो मतलब a और a प्लस बी दिया है और a की वैल्यू दी है, तो मैंने बताया था ना कि a को कैसे निकालना है, a माइनस बी कर लेना, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लो। तो 45 × 60, 60 - 45, 45, तो हो जाएगा 45 × 60/15। कितना हो जाएगा, 90 9 दूनी 18, 180, 180 मिनट। डेट विल बी, घंटे में चेंज करना हुआ तो मेरे को 60 से डिवाइड कर दूंगा, 3 घंटे हो जाएंगे, 3 आवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है ना कि मीशू को प्रतिदिन एक काम को 110 रुपये मिलते हैं। मान लो मीशू, अच्छा मीशू को देख के आपने मीशो समझ लिया होगा, वो मीशो नहीं, मीशू एक लड़की का नाम है, मान लेते हैं। अगर मीशू कहीं काम करती है ना, उसको एक दिन में 110 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यदि उसने 31 दिन तक काम किया, 31 दिनों में एक महीने में 2750 रुपये हुए, तो उसने कितने दिन तक काम किए। देखो 31 दिन तक उसने काम नहीं कर रखा है, उसको 31 दिन का हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, इतने रुपए मिलना चाहिए था। ठीक है, बट उससे पूछा ही नहीं गया, बस ये उससे पूछा गया ना कि मान लो मीशू एक दिन के लिए काम करती है तो उसको 110 रुपये मिलते हैं, और एक महीना है जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, उसने पूरा दिन काम नहीं किया है, मतलब पूरे महीना काम नहीं किया, उसने कुछ दिन काम किया, उसको 2750 रुपये मिले, तो उसने कितने कितने दिन तक काम किए, तो 2750 पूरे रुपए है ना, तो एक दिन के हिसाब की वैल्यू से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 25 आएगा, तो 25 दिन उसने काम किया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करेगी, बानी उस काम का 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करेगी, दोनों साथ मिलकर पूरा काम करे तो 360 रुपये मिलते हैं उनको। ठीक है, तो रानी को कितना रुपये मिलेगा। देखो जब भी ऐसा सवाल देना कि किसी काम का 1/2 भाग 3/4 भाग, ठीक है ऐसा दे, मान लो रानी का क्या हाजिर है, वो 1/3 काम करती है, ठीक है, तो और वो कितना दिन लेती है, 4 दिन लगाती है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगी। मान लो 1/3 काम को ना 4 दिन में कर रही है, तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगी, तो कंप्लीट करेगी, इसको हम उल्टा करके ना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, रानी पूरा काम 12 दिन में करेगी। दूसरी बानी है ना, 1/4 काम को 6 दिन में करती है, तो पूरा करेगी 4/1 × 6, मतलब 24 दिन में बानी पूरा काम करेगी। मतलब रानी 12 दिन में करती है, बानी 24 दिन में, तो रानी रेशियो बानी कितना हो जाएगा, 12 × 24, 1:2 के हिसाब से लिया जाता है। तो ये तो भाई उनकी क्या है, डेज का रेशियो है, लेकिन डेज के रेशियो के हिसाब से हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो एफिशिएंसी इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 2:1 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर पूछ रहा रानी को क्या मिलेगा, ये रानी और बानी की एफिशिएंसी है, तो रानी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और बटा में क्या लिखते हैं, रेशियो का नियम है, दोनों को जोड़ देते हैं ना, 2 और 1 को, तो डेट विल बी 3, और टोटल रुपए कितने हैं 360, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 120, तो उसको देखो, ठीक है 120, तो ये हो जाएगा 224 रुपये, रानी को मिल गए 224 रुपये। ओके ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये रेशियो का बहुत ही बेसिक सा रूल था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या 62.5% को उसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 3380 बन जाती है, तो वह मूल संख्या। अरे देखो, मान लो कोई संख्या क्या है ना, कि मान लो नंबर क्या हमारे पास है, एक नंबर है हमारा x है, अगर हम x का ना, x में क्या करेंगे, x का 62.5% ऐड करेंगे, मतलब पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो मैंने 10 कर दिया, ठीक है, और बटा 100, अगर इसमें हम यही वैल्यू ऐड करेंगे तो मेरे को 3380 मिलता है, तो ये x की वैल्यू बता दो। तो 25 से 25 बार में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 25/40 बराबर 3000, 25x मान लो 3800, 3380, तो मतलब हो जाएगा 40x प्लस 25x बटा में 40 इक्वल टू हो जाएगा 3380। इनको ऐड कर लो, 65x बराबर क्या हो जाएगा
3380 इंटू 65, 40 ना, 65 नहीं 40। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी छोटी सी इक्वेशन को आप कर सकते थे। अब जिससे 5 से कटाना है 5 से कटा लो, ठीक है, और 17 से कटता है तो 17 से कटा लो, जिससे कट रहा है आपको, जिससे आराम लग रहा है उससे कटाते रहो बैठ के। 13 से कटाते हैं ना हम, 5 से कटाएंगे ना 2 से कटाएंगे, ठीक है, हम 13 से कटाएंगे। 13 पचे 65, और ये 13 दूनी 26, 13 छः 78, जीरो हो गया। ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, 8 छः 48, 8 दूनी 16, 4 20, तो 2080 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू। चलो 29 नंबर सवाल क्या कहते हैं, कहता है कि एक वस्तु की कीमत में अगर 60% की वृद्धि हो जाए तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि व्यय में वृद्धि ना हो, तो भाई जब भी यहाँ पे कहेगा ना कि इतने % की वृद्धि हो जा रही है और कितने की कमी कर देनी चाहिए, तो प्रतिशत कमी आपको निकालनी होगी, डिक्रीज करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स बटा में 100 प्लस एक्स। और मेरे को अगर प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए, कितनी वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स बटा में 100 माइनस एक्स। तो मेरे से पूछा गया है ये, तो इसकी आंसर हो जाएगी 100 इंटू 60, एक्स की वैल्यू है, और ये हो जाएगा 100 प्लस 60, डेट विल बी 100 इंटू 60 और 160, तो 0 0 कट गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा 4 चके 16, और ये हमारा 25 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये 2 तिहाई 6, 75 बटा में 2, 37.5 हो जाएगा, 37.5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थियों के औसत अंक अगर हमारे 40 हैं और 30% विद्यार्थियों के ना औसत अंक 50 है, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, तो भाई सबसे पहले मान ले टोटल, यहाँ पे जो ना टोटल हमारे पास विद्यार्थी हमको पता नहीं है, तो 100 है, जिनमें से हमने बांट रखा है 20% का, तो वैल्यू 20 हो जाएगा। 30%, तो बाकी के कितने बचे हमारे पास 50%। रैंडम समझ में आ गया ना कि सबको अगर 100 करना है तो एक को 20%, एक को 30%, तो बाकी कितने बचे 50% रह गए। तो उनका 20% का एवरेज कितना है भाई 40, तो 20 को 40 के साथ कर लो। क्लियर है। अब सेकंड क्या कहा हमसे, 30% की वैल्यू जो है एवरेज है 50 है। ओके, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मेरे से कहा जा रहा है कि बाकी के 50% जो है ना उनका एवरेज है 75। इन सबको मेरे को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद 100 लोगों से मेरे को डिवाइड कर देना, सबका एवरेज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800, 5 या 1500, और ये मेरे को 25 25, 7 25 35, 2 37, तो 3750। ठीक है, और इस तरीके से लबर लबर करोगे तो जल्दी बनेगा ये। और मेरे को अब 100 से इसको सॉल्व कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो 0 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 5 12 और 8 20 0, और ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6 बटा में 100, डेट विल बी 60.50। ठीक है, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो गाइज, कमेंट करके बताओ कितने सही किए, और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स को अगर पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बट एग्जाम के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमको पढ़ के जाना चाहिए था, हमने जो मिस कर दिया। और इतनी बड़ी 1 घंटे की क्लास मैंने बनाई है आपके लिए, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि आपकी तरफ से मिल जाएंगे मेरे को बिना मांगे, बट फिर भी अगर मांगने के बाद लाइक करते हो तो सोचो हमारे बीच का रिलेशन अभी कितना खराब है, मेरे को कहना पड़ रहा है। ठीक है, फिर भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।